सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है, रसायन विज्ञान प्रवक्ता AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 1 है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज उसकी सेकेंड क्लास है। चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका लेक्चर 1 हम कर चुके हैं और आज हम लेक्चर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसका हम रिकैप्चुलेशन करेंगे, एक बार फिर से उसको रिकैप करेंगे। उसके बाद सार्थक अंक, परिशुद्धता तथा यथार्थ परकता के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम और उस इतने सारे जो नियम हैं, ये आपके 6 नियम हैं, ये आपको पढ़ने हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, देन गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, नेक्स्ट है गै-लुसाक्स का नियम और लास्ट में एवोगैड्रो का नियम। इन नियम के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक पूर्व ज्ञान कर लें, एक रिकैप्चुलेशन कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। एक परिचय किया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है और उसमें सीखा था कि रसायन विज्ञान को परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद रसायन विज्ञान का जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्व देखा था। उसके बाद द्रव की 3 अवस्थाओं के अभिलक्षण के बारे में जाना था। पदार्थ का वर्गीकरण, इसको भी जाना हमने। और उसके बाद द्रव के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में पढ़ा था और लास्ट में वैज्ञानिक संकेतन भी सीखा था। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक कि आपके नोट्स तैयार हो गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक के साथ। सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सार्थक अंक क्या होते हैं? ये अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो। इसका मतलब है जब भी हम कोई मेजरमेंट्स करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक डिजिट तो ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छे से निश्चित रूप से पता होती है, साथ ही साथ एक डिजिट ऐसी होती है जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है। तो इनके योग को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि 11.2 ml कोई द्रव दिया गया है, उसका आयतन लिया गया 11.2 ml, तो जो ये 11 संख्या है ये हमें निश्चित तौर पे पता है, ठीक है। ये जो 0.2 लिखा है इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, +1 या -1 की, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज़ ये +0.2 जो है ये 0.1 भी हो सकता है या 0.3 भी हो सकता है, इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो इसके योग को हम क्या कहेंगे? ये एक सार्थक अंक है। दैट इज़ इस जो फिगर दिया हुआ है इसमें कुल मिला के 3 सार्थक अंक हमें दिए गए हैं। मतलब इसमें हमें 3 सार्थक अंक हम देख सकते हैं। सार्थक अंक अगर हमें किसी जो हमें वैल्यू दी गई है उसमें हमें सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं, देखना है, तो उसके कुछ नियम दिए गए हैं, उसको हमें लर्न भी करना है, उसको अप्लाई करना है। बहुत इजी से नियम है। पहला नियम है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंक मीन्स क्या होता है? 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे गैर शून्य अंक हैं, ये सार्थक होंगे। जो भी वैल्यू अगर उसमें वो उपस्थित हैं गैर शून्य अंक, तो वो सभी सार्थक होंगे। जैसे कि उदाहरण ले लें 285 सेंटीमीटर अगर हम कहें तो इसमें कोई भी शून्य नहीं आया है, तो इसमें अगर हम सार्थक अंक काउंट करेंगे तो उसमें 3 हमें सार्थक अंक मिलेंगे। 0.25 ml, यहाँ आप कहेंगे आपको 0 दिख रहा है, बट ये 0 क्या है कि डेसिमल कहीं खो ना जाए, इसलिए डेसिमल से पहले 0 लगाया गया है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं जिसमें कोई 0 नहीं लगा हुआ है, तो ये 2 सार्थक अंक हमें यहाँ से प्राप्त होंगे। जो नेक्स्ट है पॉइंट, जब 1 से लेकर 9 तक हम बात कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है? 0। तो 0 को
कैसे काउंट करना है, सार्थक अंक में उसको काउंट करना है नहीं करना है, तो उसको हम 3 केसेस में लेंगे। 0 के लिए 3 केसेस रहते हैं, ये 0 है तो इसके 3 केसेस हैं। या तो 0 जो है किसी गैर शून्य अंक के पहले लगा होगा, ठीक है, या बीच में लगा होगा, या फिर अंत में लगा होगा, ठीक है। 0 के लिए हमें 3 केसेस देखने हैं, या 0 गैर शून्य अंक से पहले लगा हो, या 2 गैर शून्य अंक के बीच में लगा हो, या फिर गैर शून्य अंक के अंत में लगा हो। अगर वो पहले लगा है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। अगर वो बीच में लगा है, 2 गैर शून्य अंक के बीच में लगा है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और अगर अंत में लगा है तो उसमें भी हम वो कंडीशन लेंगे कि अगर अंत में 0 लगा है तो तभी हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगर उस वैल्यू में डेसिमल लगा हो तो सिग्निफिकेंट तभी काउंट करेंगे अगर डेसिमल लगा हो, ठीक है। तो देखें, इसको हम देख लें कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 0.03, तो ये गैर शून्य अंक 3 से पहले 0 लगा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। दैट इज इस डिजिट में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आया है। ये देख लें, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0 का यहाँ मतलब क्या है, ये सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बता रहा है। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। नेक्स्ट है, अगर 2 गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। दैट इज़, अगर हम ये एग्जांपल लें 2.005, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, अगर अंत में आ रहा है तो हमने आपसे क्या कहा था, अगर शून्य जो है किसी गैर शून्य अंक के अंत में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में तब काउंट करेंगे अगर डेसिमल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, शून्य बाद में आया है लेकिन डेसिमल लगा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे 3 सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा है, 100 लिखा है, तो सिर्फ यहाँ पे हम एक ही सार्थक अंक लेंगे। और यहाँ पे देखिए वही है, 100 पॉइंट हो गया सर, तो यहाँ पे 3 जो है सार्थक अंक आ गए। और अगर 100.0 लिखा है तो उसमें 4 सार्थक अंक होंगे। लास्ट का जो 5th पॉइंट है, तो जब भी कोई एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं, कुछ एक्यूरेट वैल्यूज़ होती हैं, यथार्थपरक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2 गेंदें या 20 अंडे, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि आप डेसिमल के बाद इसमें कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो ये कुछ 5 रूल्स हो गए सार्थक अंक के। तो आगे बढ़ते हैं। परिशुद्धता, प्रिसिशन या यथार्थपरकता या एक्यूरेसी इसको कहेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं कि परिशुद्धता या प्रिसिशन क्या होता है। जब भी कोई राशि, यहाँ पर राशि का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप टेम्परेचर ले रहे हैं या कोई द्रव्यमान ले रहे हैं, उसको माप रहे हैं, और विभिन्न मापन अगर उनके बीच में सामीप्य है, वो बहुत पास पास आ रहे हैं, जैसे कोई द्रव्यमान लिया, उसको आप कई बार उसको वैल्यू निकाल रहे हैं और जो वैल्यूज़ निकल रही हैं बहुत पास पास हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये परिशुद्ध वैल्यूज़ हैं, दैट इज कितने प्रिसाइसली आपने उसको मेजर किया है। एक्यूरेसी या यथार्थपरकता का मतलब है कि जो भी प्रायोगिक मान आपने निकाला है, कोई प्रयोग करके जो भी मान निकाला है, वो वास्तविक मान से कितना मेल रखता है। एग्जाम्पल के लेते हैं, वास्तविक मान सपोज मान लेते हैं कि 2.00 ग्राम्स है, कोई द्रव्यमान है, उसका 2.00 ग्राम्स द्रव्यमान है। तो 3 स्टूडेंट्स ने उसको वे करा, उसको तौला, तो एक स्टूडेंट का आंसर आया 1.95 ग्राम, और दोबारा उसने एक्सपेरिमेंट किया तो 1.93 ग्राम्स आया। तो जो आपस में ये डिजिट्स काफ़ी पास पास हैं, तो हम कहेंगे कि ये परिशुद्ध है, इनके जो ये वैल्यूज़ हैं काफ़ी समीप हैं एक दूसरे से, तो ये परिशुद्ध वैल्यूज़ हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर हैं, तो ये यथार्थपरक नहीं है। जो बी स्टूडेंट है उसने 1.94 निकाला और 2.05 आंसर निकाला, इतने ग्राम्स, तो ये आपस में भी पास पास नहीं है, दैट इज़ परिशुद्ध नहीं है, और एक्चुअल वैल्यू से भी काफ़ी दूर है, तो ये यथार्थपरक भी नहीं है। देन विद्यार्थी सी है, उसने 2.01 ग्राम्स आंसर निकाला और 1.99 ग्राम्स आंसर निकाला, तो ये आपस में भी काफ़ी पास पास हैं, दैट इज़ परिशुद्ध हैं, और एक्चुअल वैल्यू से भी काफ़ी हद तक मेल रखती हैं, दैट इज़ ये यथार्थपरक भी है।
तो चलिए जो सार्थक अंक के हमने रूल्स सीखे थे उसको अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो 0.0025 तो बताया था, अगर पहले 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें कितनी संख्या है 2। बीच में 0 आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो ये 3 हो गए। ये भी बीच में आ रहा है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4। ये देखिए बाद में आ रहा है लेकिन कोई डेसिमल नहीं लगाया, तो इसलिए हम सिर्फ इनको ही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे, दैट इज 3। यहाँ पे डेसिमल लग गया यानी कि सारे 0 सिग्निफिकेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 टोटल जो सार्थक अंक हैं वो हो गए 5। और यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 5। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। स्टूडेंट्स, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं तो ये कुछ ना कुछ नियम फॉलो करते हैं, तब उस हिसाब से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो पहला नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये साइंटिस्ट एंटोनी लवॉइजर ने दिया था। उनके अनुसार था कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितने भी अभिकारक है उनका कुल द्रव्यमान रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ reactants is equal to mass of products। तो यहाँ पे क्या है, NaCl रिएक्ट कर रहा है विथ AgNO3, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है AgCl का सफ़ेद अवशेप मिल रहा है, और साथ ही साथ जो बाय प्रोडक्ट है सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है NaNO3। NaCl का 6.6 ग्राम से AgNO3 का है 2.2 ग्राम्स। सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट है उसको हमने X माना है कि नहीं पता है उसका, और सोडियम नाइट्रेट का 3.5 ग्राम्स है। अगर हमें ये X फाइंड आउट करना है तो हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, जिससे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो कर लें 6.6 ग्राम्स प्लस 2.2 ग्राम्स इज इक्वल टू x ग्राम्स प्लस 3.5 ग्राम्स। तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 8.8 ग्राम्स इज इक्वल टू x प्लस 3.5। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 8.8 माइनस 3.5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5.3 ग्राम्स। तो ये जो x की वैल्यू है, x मतलब सिल्वर क्लोराइड जो वाइट प्रेसिपिटेट है उसका जो द्रव्यमान है वो हमें पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड नियम है रासायनिक संयोजन का। जो नियम पढ़ रहे हैं वो सेकंड नियम है, तो स्थिर अनुपात का नियम, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। साइंटिस्ट जो थे वो जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। इट हार्डली मैटर्स, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसका क्या स्रोत है, लेकिन उसका जो तत्व उसमें उपस्थित है वो भी सेम रहेंगे और उनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये टेबल बनी हुई है, ये क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए टेबल दी है, उन्होंने इस पे ही एक्सपेरिमेंट करा था। तो एक क्यूप्रिक कार्बोनेट उन्हें प्राकृतिक लिया है, दैट इज़ नेचर से लिया एज इट इज़, और एक जो है वो उन्होंने लैब में सिंथेसाइज किया है, संश्लेषित किया है। तो तीनों में ही उन्होंने पाया कि कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये तांबे का दिया है, कार्बन का दिया है और ऑक्सीजन तीनों में उपस्थित है, और तीनों का जो द्रव्यमान प्रतिशत है आप देख रहे हैं तीनों में सेम है। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर का हम एग्जाम्पल ले लें तो इट हार्डली मैटर्स कि हम ये जो वाटर ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, ये नदी का जल ले रहे हैं कि वर्षा जल ले रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। और इनका जो द्रव्यमान है देख लें, इसका 2:16 लेंगे, हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स होगा, तो ये 1:8 यही रेशियो आएगा इनके द्रव्यमान का।
कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रेस्पिरेशन में एक्सेल आउट करते हैं, निकालते हैं, या जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या कोई चीज़ जल रही है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही हो, कोई कुछ भी सोर्स हो, उसमें जो तत्व उपस्थित होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे। उनका द्रव्यमान प्रतिशत देख लें, कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम्स। तो कितना हो जाएगा 3:8। हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 का ही रेशियो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड नियम है रासायनिक संयोजन का। थर्ड जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन्हें जो है जो साइंटिस्ट हैं वो डाल्टन उन्होंने दिया था। उनके अनुसार, अब ध्यान से इसको देखिएगा, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यदि दो तत्व आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके जल दे रहे हैं और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये हो गया जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक बार जल बन रहा है और एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, दैट इज एक जो हाइड्रोजन है इसका मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है 2 ग्राम्स फिक्स है, और दूसरे का ये चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है वो चेंज हो रहा है, पहले वाले में 16 ग्राम्स है और दूसरे वाले में 32 ग्राम्स है। तो फिर से देखें तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है। तो जो द्रव्यमान फिक्स है उसको नहीं ले रहे हैं, बट जो जिसमें वेरिएशन है, जिसमें डिफरेंस आ रहा है, तो उसका अगर हम अनुपात लें, दैट इज 16:32 करें, तो हमें एक सरल अनुपात, सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा 1:2। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल दिया है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये संयोग करके दो भिन्न यौगिक बना रहे हैं। एक प्रथम यौगिक में कार्बन इतने द्रव्यमान प्रतिशत पाया गया 42.9 द्रव्यमान प्रतिशत, और ऑक्सीजन जो है 57.1 द्रव्यमान प्रतिशत है। तो अगर हम इसको लिख लें डेटा, तो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें कार्बन जो है वो कितना दिया गया है 42.9% और ऑक्सीजन जो है वो 57.1% दिया हुआ है। इसको ग्राम्स में, अच्छा परसेंटेज में दिया, दैट इज जो पूरा यौगिक है उसका द्रव्यमान कितना होगा 100 ग्राम्स, उसमें से कार्बन जो है वो 42.9 ग्राम्स होगा और ऑक्सीजन जो है वो 57.1 ग्राम्स होगा। जो दूसरा यौगिक है, सेकेंड कंपाउंड है, उसमें कार्बन जो है वो 27, ये कार्बन के लिए दिया है 27.3, इसको डायरेक्टली हम ग्राम्स ही लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो दिया गया है 72.7 ग्राम्स। तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ तो किसी का भी द्रव्यमान, किसी भी तत्व का द्रव्यमान फिक्स नहीं है, तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। देखिए कैसे, हम देख रहे हैं कि ये 42.9 ग्राम्स जो कार्बन है वो 57.1 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से कंबाइन करेगा 57.1 अपॉन 42.9 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, तो आंसर आपका क्या आएगा 1.33 ग्राम्स ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 27.3 ग्राम्स कार्बन 72.7 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से कंबाइन करेगा 72.7 अपॉन 27.3 ग्राम्स ऑक्सीजन। इसका आंसर आएगा लगभग 2.66। अब इनका रेशियो इतने ग्राम्स ऑक्सीजन, अब दोनों का अगर हम दोनों में जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आया उसका रेशियो ले लें तो 1.33:2.66, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं जो ये डेटा गिवन है ये गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, एक और नियम है रासायनिक संयोजन का, चौथा नियम पारस्परिक अनुपात का नियम, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इनको जो साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड सर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। इसको भी डेफिनेशन ध्यान से करेंगे, यदि दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, जो दो तत्व हैं वो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करेंगे,
तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इसको एग्जाम्पल से ले लें तो ज़्यादा बेटर है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं मिलकर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो वाटर बनाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे तो मीथेन बनाते हैं। तो देख लें, मीथेन में क्या है, 12 ग्राम्स कार्बन है और ये कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में देख लें तो 12 ग्राम्स कार्बन से कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो ये कार्बन का द्रव्यमान फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो ले लें तो 4:32, तो कितना आ जाएगा 1:8। अब ये रेशियो सेम रेशियो आएगा या जो है इसका पूर्णांक अनुपात आएगा जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन से कंबाइन कर रहे हैं और दूसरे कंपाउंड दे रहे हैं। अब जब आपस में कंबाइन करेंगे, दैट इज़ वाटर का केस लें तो वाटर में क्या हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे कितने ग्राम्स है, 2 ग्राम्स हाइड्रोजन है और ये कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे 2:16 का रेशियो आएगा 1:8। तो आप देख सकते हैं रेशियो सेम आया है। तो आप डेफिनेशन दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये लॉ समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं कि कॉपर सल्फाइड में कॉपर 66.5 द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है और इसमें देखिए कॉपर सल्फाइड दिया हुआ है, दैट इज़ Cu2S, बट लेकिन दिया द्रव्यमान सिर्फ कॉपर का है, दैट इज़ आप, और प्रतिशत है यहाँ पे, दैट इज़ जो पूरा यौगिक है उसका द्रव्यमान 100 ग्राम्स होगा और उसमें से आप माइनस करेंगे 66.5 ग्राम्स को, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो सल्फ़र होगा। कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर का द्रव्यमान दिया है और सिर्फ कॉपर का दिया है तो 100 में से माइनस करेंगे तो वो ऑक्सीजन का आ जाएगा। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में सल्फ़र का द्रव्यमान दिया है तो जो 100 में से माइनस करेंगे इस 40 को तो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन का आ जाएगा। और ये दिखाएं कि डेटा पारस्परिक अनुपात के नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख लें, कॉपर सल्फाइड है, इसमें कॉपर का दिया हुआ है 66.5 ग्राम्स कॉपर है, ये कंबाइन कर रहा है 33.5 ग्राम्स सल्फ़र के साथ। और कॉपर ऑक्साइड में 79.9 ग्राम्स कॉपर जो है वो 20.1 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम कॉपर जो है 33.5 ग्राम्स अपॉन 66.5 इतना जो है सल्फ़र के साथ कंबाइन करेगा तो आंसर आएगा 0.50 ग्राम सल्फ़र। और यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम कॉपर अगर कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो 20.1 अपॉन 79.9 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो आंसर आएगा 0.25 ग्राम्स ऑक्सीजन। अगर इसका रेशियो लें तो 0.50:0.25 तो आंसर आएगा 2:1। अब हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में देखेंगे कि 40 ग्राम सल्फ़र जो है वो 60 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसका रेशियो क्या आएगा 40/60 सल्फ़र और ऑक्सीजन का, तो आंसर है 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1:2/3, दैट इज़ रेशियो आ जाएगा 1:3, दैट इज़ सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो डेटा गिवन है वो पारस्परिक अनुपात के नियम को फॉलो करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉ है गैसीय आयतनों का वॉल्यूम, गैसीय आयतनों का नियम, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसेस संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं बशर्ते सभी गैसेस समान ताप और दाब पर हों। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और जल भी यहाँ पे गैस मतलब ये जल वाष्प में है। तो ये जब ये कंबाइन कर रहे हो
गैस ही उत्पन्न भी हो रही है, तो इनका जो आयतन है सरल अनुपात में उपस्थित होता है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि ये अनुपात जो है स्थिर अनुपात का नियम है, बट आयतन के संदर्भ में। इससे पहले जो पढ़ा था वो द्रव्यमान के संदर्भ में था, जो जोसेफ प्राउस्ट सर ने दिया था, ये भी वही है, बट ये आयतन के संदर्भ में है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने उन्होंने दिया था कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का अगर एक आयतन लिया है तो उसमें जितने भी अणु आप काउंट करके भी देख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का एक आयतन है तो उसमें भी उतने ही अणु हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन का एक आयतन है तो उतने ही अणु हैं। और अगर 2 आयतन जलवाष्प बन रहा है तो जस्ट डबल हो जाएंगे। दैट इज अगर आयतन समान है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी समान होते हैं। तो आज हमने जाना कि सार्थक अंक के बारे में जाना, परिशुद्धता तथा यथार्थपरकता के बारे में भी जाना, फिर रासायनिक संयोजन के नियम हमने पढ़े। कौन कौन से नियम पढ़े? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, देन गुणित अनुपात का नियम, ये भी हमने पढ़ा, न्यूमेरिकल भी करे, पारस्परिक अनुपात का नियम, देन गे-लुसाक्स का नियम, और लास्ट में एवोगैड्रो का नियम भी हमने पढ़ा और न्यूमेरिकल्स भी किए। तो स्टूडेंट्स, आज का गृह कार्य आप नोट कर लीजिए। ये जो आपको डेटा दिया है उसमें आपको ये बताना है कि ये जो प्रायोगिक आंकड़े हैं ये किस नियम के अनुरूप हैं। और दूसरा है कि अगर डाई हाइड्रोजन गैस 10 आयतन है और डाई ऑक्सीजन गैस 5 आयतन है, तो अगर आपस में अभिक्रिया करके जल वाष्प बनाते हैं तो उसमें कितना आयतन प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। और अगर आपके इस लेक्चर या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप दीक्षा ऐप यहाँ पे दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, प्ले स्टोर से या iOS से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का चैनल है उसे आप डाउनलोड करिए, उस पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ पूछना है, तो व्हाट्सएप पे आप अपने कंसर्न टीचर से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।